देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिले ब्राजील के प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम बैठक जारी। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर हो सकती है डील। मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। किसानों को सीएम योगी का तोहफा। करीब 2 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे गए 460 करोड़ रुपए। कल से जापान दौरे पर जा रहे हैं सीएम योगी। हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे। उत्तराखंड में अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे मुस्लिम। विवाद उठने के बाद बोर्ड बैठक में भवन पर ताला लगाने का फैसला। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। अब केवल अपने राज्य से ही चलेंगे निजी परमिट वाहन। नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करीब 2 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में आपदा मैनेजमेंट से सबसे पहले आपदा मित्र ही हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। 1,72,000 की क्षतिपूर्ति धनराशि, आपकी अनवरत तालियां अपेक्षित हैं। श्रीमती विनीता देवी एटा से 1,17,000 की क्षतिपूर्ति धनराशि। 1,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां असीम अरुण संपूर्ण समाधान दिवस पे पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। सदर तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पर और मातृत्व धर्म दोनों निभाते हुए मिसाल बनी। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर लगातार खड़ी रही और भीड़ को नियंत्रित करते हुए फरियादियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाती रही। उनकी जिम्मेदारी और समर्पण की सराहना भी की जा रही है। और अब खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर थाना क्षेत्र के अलीपुर जंगल में कुछ युवकों ने नीलगाय की गोली मारकर हत्या कर दी। फायर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां नीलगाय का शिकार करने झटपटा रहे पशु को काटकर टुकड़ों में बांट रहे थे। ग्रामीणों को आता देख शिकारी भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि नीलगाय संरक्षित वन्यजीव श्रेणी में शामिल है, जिसका शिकार करना अपराध है।
20/2/26 को थाना बिल्हौर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अलीपुर करुआ क्षेत्र में गाय को मार दिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर जांच करने पर गाय मारे जाने की सूचना असत्य पाई गई, जबकि नीलगाय के शिकार का तथ्य प्रकाश में आया। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ कि नीलगाय का शिकार किए जाने पर कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आरोपितों को रोकने का प्रयास किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नितेश कटियार जुड़ चुके हैं। नितेश, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि नीलगाय की गोली मारकर हत्या की गई, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? पहली ऐसी घटना सामने आई है जहां पर शिकारी ये शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल ये शाम की घटना है जहां पर अलीपुर के बिल्हौर क्षेत्र में अलीपुर गांव पड़ता है, जहां पर शिकारियों ने नीलगाय को गोली मारकर हत्या कर दी। उनके ग्रामीण जब वहां पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ भी हाथापाई हुई और ग्रामीण के चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस इस पे अभी जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है नितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दबंगों ने सरेराह एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमलावरों ने कस्बे के एक स्टूडियो दुकानदार को घेरकर लाठी डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि वो लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे दबंगों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और हमला बोल दिया। राहगीरों को अपनी ओर आता देख हमलावर युवक को मरणासन हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को उसके परिजन उसी हालत में लेकर थाने पहुंचे, जिससे देख पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बहुत मारी लगा, बैठा लो गाड़ी बुला गाड़ी हमला। डंडा मार दे यार, बहुत 2-4 डंडा मार दी। किसने? अनुज यादव। और कौन साथ में था? हैं? आ रहे थे पैदल आ रहे। कल रात थाना शिवराजपुर में घटना घटित होती है, जिसमें अभिनव शुक्ला जो ग्राम काकूपुर थाना शिवराजपुर के रहने वाले हैं, इनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब घटना का पता करती है तो पता ये चलता है कि ये अपने घर जा रहे थे। लगभग 9:30 बजे के आसपास की ये घटना है। अंडरपास के पास इनको 2 व्यक्ति अनुज यादव और उत्कर्ष ये इनको मिलते हैं और वहां पर इन लोगों में वाद विवाद होता है किसी चीज को लेकर के। और वहां पर ये जो दोनों अभियुक्त हैं अनुज यादव और उत्कर्ष, ये इनके साथ मारपीट करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितेश लगातार जुड़े हैं। नितेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि शादी से लौट रहे एक युवक पर हमला किया गया है, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, शुरुआती कार्रवाई में क्या बात निकल कर आई है और साथ ही जो पीड़ित है उसकी तरफ से क्या बयान दिया गया है? तो नितेश से संपर्क नहीं हो पाया है और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीच सड़क पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शादी से लौट रहे युवक पर हमला किया गया, बीच सड़क पर खूनी संघर्ष हुआ है। शिवराजपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों का तांडव सामने आया है। शादी से लौट रहे युवक पर हमला किया गया है, बीच सड़क पर खूनी संघर्ष सामने आया। शिवराजपुर में दबंगों का तांडव लगातार जारी है, जहां शादी से लौट रहे युवक पर हमला किया गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि खुलेआम दबंगई की घटना सामने आई है, शादी से लौट रहे युवक पर हमला किया गया, शुरुआती जांच में क्या बात निकल कर आई है और जो पीड़ित है उसकी तरफ से क्या बयान दिया गया?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दंगे की घटनाएं लगातार क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस की गश्त पर उठ रहा है कि पुलिस आखिरकार कर क्या कर रही है। कल जो घटना आई है उसमें इस तरीके से दबंगों ने युवक को पीटा है कि उसके लगभग 25 टाके लगे हुए हैं और वो हाईलाइट अस्पताल में इस समय भर्ती है। पुलिस से जब इस मामले में बातचीत की गई तो पुलिस ने आज 2 आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि शिवराजपुर थाना क्षेत्र में लगातार दबंगई की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ठीक है नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवराजपुर में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। शादी से लौट रहे युवक पर हमला किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने होली से पहले बाराबंकी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छापेमारी की है। 3 दलों ने 12 निरीक्षण किए और 6 नमूने संग्रहित किए हैं। फतेहपुर तहसील की सोना गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से सरसों के तेल के नमूने लिए गए और 16 लाख रुपए का तेल सीज किया गया है। वहीं 400 किलो एक्सपायर तेल की बिक्री पर रोक लगाई गई है। विष्णु ट्रेडर्स रानसने हट्टी घाट से पाम ऑयल का नमूना लिया गया और 400 लीटर तेल सील किया गया है। भिटरिया और रामनगर के रानी बाजार से करीब 200 किलो दूषित मिठाई नष्ट करवाई गई है। इसके अलावा श्री राम स्वीट त्रिलोकपुर और बालाजी डेयरी से दूध और पनीर के नमूने भी लिए गए हैं। त्योहारों का समय है। पूरे जनपद में देखा जाए तो मिलावटखोरों का एक मकड़जाल सा फैला हुआ है, चाहे वो खाने की चीजें हों या पीने के लिए दूध इत्यादि। यहाँ तक कि तेल भी इससे बचा हुआ नहीं है। इसके चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके क्रम में 3 टीमें भी गठित की गई हैं जो अलग अलग जाकर के छापेमारी कर रही हैं। हाल ही की बात करें तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जगह जगह छापेमारी कर एक स्थान से लगभग 16 लाख रुपए का सरसों का तेल जो कि खराब था उसको सीज किया। साथ ही साथ 6 अलग अलग नमूने भी संग्रहित किए गए। कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जनपद में भारी मात्रा में मिलावटी सामान बिक रहा है, जिस पर अभी पूरी तरह से प्रशासन का कंट्रोल नहीं हो पाया है। लेकिन इस छापेमारी से कहीं ना कहीं मिलावटखोरों में अब भय व्याप्त हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि लगातार ये छापेमारी सही तरीके से होती है या सिर्फ खाना पूर्ति करके इसे अंतिम मोड़ दे दिया जाता है। जनपद बाराबंकी से के न्यूज के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अंबेडकर नगर में आयोजित तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर अचानक अकबरपुर तहसील पहुंच गए। मूल कार्यक्रम के अनुसार दोनों अधिकारियों को टांडा तहसील जाना था, लेकिन औचक रूप से अकबरपुर पहुंचने से संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जनसुनवाई में आए मामलों की समीक्षा की है। कई शिकायतों पर उन्हें सख्त रुख अपनाया और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बांदा चित्रकूट के बहुचर्चित 33 मासूम बच्चों के साथ सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर राम भवन द्वारा किए गए यौन शोषण मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दुष्कर्म आरोपी राम भवन व उसकी पत्नी को सजा सुनाई है। पिछले 6 महीने में इस अदालत द्वारा विभिन्न मामलों में फैसला करते हुए फांसी की तीसरी सजा सुनाई गई है। बता दें कि 31 अक्टूबर 2020 में चित्रकूट जनपद में सिंचाई विभाग में तैनात जेई राम भवन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट के 3 साल से 18 साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेशनल साइटों पर लोड कर पैसे कमाने का काम किया और इसी मामले में ये सजा सुनाई गई है। भैया भैया अंदर कोई नहीं आएगा, बाहर रहिए आप लोग। नहीं
हम खड़े इस समय कोर्ट के बाहर, और मैं आपको बता दूं कि आज बांदा सिविल कोर्ट यहाँ पर जो कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला आया है, और यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पिछले 6 महीने में एक ही कोर्ट ने तीसरी बार यहाँ पर अपराधियों को दुर्लभ में जो अपराध हैं उनके लिए यहाँ फांसी की सजा दी है। आज एक ऐसा ही मामला यहाँ पर और आया है जो बच्चों के साथ यौन शोषण मामले का, जिसे सीबीआई डील कर रही थी, और लगातार इस पर कार्रवाई हुई और इस पर एफआईआर दर्ज की, और सीबीआई ने यहाँ से इंटरपोल तक इस पूरे मामले को छानबीन की, और छानबीन करने के बाद आज आखिर ये पूरा मामला यहाँ कोर्ट में आया और कोर्ट ने इस पर दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, आज बात करने के लिए आज हमारे साथ जो अभियोजक हैं, यहाँ जो सरकारी वकील है जिन्होंने पैरवी की, उनके साथ में यहाँ सीबीआई के जो अभियोजक हैं दारा सिंह जी जो दिल्ली से आए हैं, साथ में जो सीबीआई के और अधिकारी हैं, ये सारे यहाँ मौजूद हैं। तो सर क्या है मामला और किस तरीके से मामला प्रकाश में आया और इसमें आगे फांसी की सजा सुनाई? ये मामला देखिए यौन शोषण का है। 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई द्वारा दिल्ली सीबीआई ने इसमें तहरीर करनी थी। इसके बाद जब इसकी पूरी जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो पाया गया कि अभियुक्त राममोहन और उसकी पत्नी दुर्गावती, जिनके द्वारा करीब 34 बच्चे मिले, जिनके द्वारा इन्होंने यौन शोषण करके और उनकी वीडियो बना के बराबर वो वीडियो बनाए गए, और वीडियो और मतलब न्यूड फोटोज़ वगैरह जो बाहर विदेशों में भेजी गई लिंक के द्वारा, गूगल फोटो द्वारा और डार्क वेब द्वारा कई तरह के मतलब लिंकों से इनको भेजा गया, जिसको पाया गया कि इनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। इसके बाद इनको 20 में ही नवंबर माह में इनको जेल भेज दिया गया था। दोनों को लगातार ये जेल में रहे, और आज माननीय न्यायालय श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी पोक्सो एक्ट में जिसका दोनों लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई, पत्नी को भी और पति को भी, राममोहन को और दुर्गावती को। इस पूरे मामले को सीबीआई ने हैंडल किया, और सीबीआई की तरफ से जो विशेष अभियोजक रहे धारा सिंह जी, उनके द्वारा पूरे मामले में करीब 74 गवाह प्रस्तुत किए गए हैं। सारे गवाह प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने पाया कि दोनों लोग इसमें बराबर के दोषी हैं, इसलिए दोनों अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दी गई है। और अपने फैसले में ये कहा गया है कि दोनों को अंत समय तक लटकाया जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। इंटरपोल में किस तरीके से किया सर थोड़ा सा क्या इंटरपोल में किस तरीके से किया? क्यों नहीं? खैर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये सरकारी कर्मचारी होते हुए जेई के पद पर था, सिंचाई विभाग पर चित्रकूट में था, और एसडीएम कॉलोनी के अंदर एक सुरक्षित कॉलोनी जहां वीआईपी एरिया कहा जाता है, वहां रहते हुए इस तरह के दुष्कर्म को किया, और इंटरपोल के माध्यम से आज ये पकड़ में आया है। आज यहाँ उनको फांसी दी गई है। यकीनन ऐसे दुर्लभ मामले यकीनन एक नज़ीर बनेंगे और आगे आने वाले समय में अपराधियों के अंदर एक डर पैदा करेंगे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विजन 2030 के तहत कानपुर आरटीओ कार्यालय में 2 दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया गया। 20 और 21 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में एक मुश्त कर व्यवस्था को लेकर वाहन स्वामियों, डीलरों और ट्रांसपोर्ट संगठनों के साथ विशेष गोष्ठी आयोजित हुई। मेले में सैकड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्टर और वाहन स्वामी शामिल हुए और अधिकारियों से सीधे संवाद किया गया।
उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया अब सियासी अखाड़े में तब्दील होती दिख रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने शासन और प्रशासन पर सपा समर्थकों को निशाना बनाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। कन्नौज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान माहौल तब गर्मा गया जब सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण की मौजूदगी में जिलाधिकारी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन विभाग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत जानबूझकर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा है। विजय द्विवेदी ने चौंकाने वाला दावा किया कि केवल कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि उनके निजी परिवार को भी घेरे में लिया गया है। मेरे बच्चों के नाम, मेरे भाभी के नाम, एक भतीजे के नाम ये नोटिस आया कि आपका उसमें मैपिंग में कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिए आप जवाब दीजिए। जबकि मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ, मेरे सब लोग यहीं भदौसी गांव, वही बूथ, वही ज़िला में रहने वाले हैं, वहीं मैं पैदा हुआ हूँ और कम से कम 20 बार हर चुनाव में वोट डाल चुके हैं। और मेरी पत्नी 2 बार प्रधान रही, मेरी माताजी प्रधान रही गांव की, मेरे पिताजी प्रधान रहे, फिर भी मुझे नोटिस दी गई है। तो मैं यही बताने आया था डीएम साहब को कि आखिर मतदाताओं को किस लिए भ्रमित किया जा रहा है। भाई मेरे नाम में भी कोई डिफरेंस नहीं है। और अब खबर पटियाला से है, जहां पटियाला में विकास कामों को गति देने के तहत पंजाब सरकार ने शहर में कई परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। इस अवसर पर विधायक अजीत पाल सिंह ने बताया कि होली के मौके पर मॉडल टाउन में 5 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग विकास काम किए गए। विधायक ने कहा कि जहां कहीं अधूरा विकास दिखाई दे रहा है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही शहर में नई सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। साढ़े 5 करोड़ का बचा है क्योंकि पहला मौसम खराब होने करके इस करके काम नहीं रह गए सी, क्योंकि सर्दियों में लुक जी जमती नहीं हैगी। इस करके जो हुण मौसम खुल गया, अज 5.5 करोड़ का जोड़ा काम हैगा डिवाइड करके लुक के जोड़े काम जोड़े है गर्मियां शुरू होने हैं। पटियाला 1 और 2 का ज्वाइंट काम है। मेरे नाल सानी साहब साढ़े MC और चोपड़ा साहब, SC साहब, एक्शन साहब सारे मौजूद है। इन्हों की मौजूदगी के विच मैनूं ये तुहाडे नाल शेयर करदे बहुत खुशी महसूस होंदी है कि वार्ड नंबर 58 के जो इंचार्ज हैं साडे पिता समान सरदार गुरजीत सिंह जी सानी मॉडल टाउन के जी है वो उन्होंने रिप्रजेंट करते हैं उस इलाके में। और ये इलाका शहर का सब तो पौश, सब तो नफीस, सब तो वधिया जिहड़ा इलाका माना जाता है। सो इस इलाके दे विच जिहड़ा है मेयर साहब 6 करोड़ रुपया जिहड़ा है वो डिवेलपमेंट कार्य जिहड़े 6 करोड़ रुपये के कराने जा रहे हैं। तो ये पार्कों के जिहड़ा है स्विंग्स, जिम्स, बेंचेज, सड़कों का काम, स्ट्रीट लाइट का काम, सीवेज का काम, सारे काम जिहड़े ने। और आगे बढ़ते खबरों में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने मुरैना जिले के सुप्रसिद्ध सिद्ध स्थल पटिया वाले बाबा की तपस्थली करे धाम पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने दरबार में माथा टेककर संतों का आशीर्वाद लिया और रामधुन कीर्तन में शामिल होकर भक्तिमय वातावरण का आनंद लिया। जानकारी के अनुसार आशुतोष राणा डबरा स्थित नवग्रह मंदिर के दर्शन करने के बाद गुरुवार शाम मुरैना पहुंचे। उनके साथ इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के ऑपरेशनल इंडिया चेयरमैन वरुण द्विवेदी तथा प्रदेश के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह भी मौजूद रहे। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे खबरों का। खबर भोपाल से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के इस्तीफा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मामले में नहीं जाना चाहते। उनके इस्तीफे को लेकर कांग्रेसी ही कुछ कह सकते हैं। हेमंत कटारे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, लेकिन
फिलहाल वैकेंसी नहीं है, हम किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को आदर्श के रूप में स्वीकार करने वालों को वेलकम करेंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित कमलनाथ व दिग्विजय सिंह को लेकर तंज कसने में संकोच नहीं किया। भाजपा विधायक ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का सार्वजनिक मजाक उड़ा दिया था और भी बहुत। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी कहेंगे तो कांग्रेस के नेता नाराज हो जाएंगे, पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी जी स्वस्थ रहें, इसी तरह देश और विदेश में घूमकर मस्त रहें। हम जब जब कांग्रेस में जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जाएंगे वहाँ कांग्रेस का बंटाढार हो जाएगा, कांग्रेस अपने आप तहस नहस हो जाएगी, आपस में लड़ मरेंगे, एक दूसरे का मान अपमानित महसूस करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो प्रेरणा है वो यही प्रेरणा है। पहले आए थे, तुमने किसी को लंगड़ा घोड़ा बता दिया था, किसी को घोड़ा बता दिया था, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का सार्वजनिक मजाक उड़ा दिया था, और भी बहुत जिन जिन प्रदेशों में जाते हैं वहाँ कांग्रेस का काम अपने आप लग जाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल में 26.5 टन गौमांस से भरा एक कंटेनर पकड़े जाने की घटना को लेकर जय मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू ने बताया कि ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था एवं सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि घटना को 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद प्रशासन एवं शासन की ओर से गौहत्या से जुड़े कथित सिंडिकेट के विरुद्ध कोई ठोस एवं निर्णायक कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिससे आमजन में असंतोष व्याप्त है। संगठन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को इस विषय में खून से लिखित पत्र प्रेषित किया गया है ताकि इस प्रकरण में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जा सके। संगठन का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर गौमांस पकड़े जाने के बावजूद अब तक सीमित एवं प्रतीकात्मक कार्रवाई ही हुई है, जिसे प्रशासनिक निष्क्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अंततः संगठन ने इस पूरे मामले की सीबीआई से स्वतंत्र, पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वीडियो में पहले ही बता दिया कि 2 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और लगातार विरोध प्रदर्शन भवानी संगठन द्वारा जारी है। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उसके बाद सामूहिक मुंडन कराया 30 लोगों ने, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी के पास भी हमारा डेलीगेशन गया 7 लोगों का, उनको 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मजबूरी में जाकर के आज अपना खून निकाल करके माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने ये व्यवस्था है हमारी, क्योंकि जब प्रदेश सरकार की उदासीनता देखते हैं तो एक ही रास्ता बचता है कि जिस व्यक्ति को हमने चुना है, हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी हम लोगों ने ही चुना है। खबर की ओर खबर रायपुर से, जहां दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शुक्रवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शर्ट उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन पर अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा उजागर करता है। साव ने आरोप लगाया कि यह कृत्य देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के एजेंडे को दर्शाता है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में भारत के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग जब एआई समिट में आए हैं देश में, ऐसे समय में ये नग्न प्रदर्शन उनके राष्ट्र के प्रतिष्ठा को खराब करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को दर्शाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कबीरधाम जिले के रवेली प्रतापपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए ग्राम सोढ़ा की 0.132 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसके चलते 41 किसानों को करीब 72,63,000 रुपए का मुआवजा स्वीकृत हुआ। वहीं कागजों में पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप बताई जा रही है, लेकिन चेक वितरण के दौरान गंभीर आरोप सामने आए हैं। किसानों का कहना है कि पंडरिया एसडीएम कार्यालय के एक बड़े बाबू ने चेक देने के एवज में प्रति 1 लाख पर 5,000 रुपए तक मांगा है। कुछ किसानों का दावा है कि बिना रकम दिए फाइल आगे नहीं बढ़ी है। वायरल वीडियो के बाद एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अनियमितता साबित होने पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि क्या विकास की सड़क पर किसानों को मुआवजा मिला या मजबूरी? जांच के नतीजों पर सबकी नजर टिकी।
अभी आपके माध्यम से ये वीडियो मेरे को संज्ञान में आया है। इसके संबंध में जो है विस्तृत जांच की जाएगी कि ये वसूली या राशि जो दिया गया है किसी प्रकार की, ये किस वजह से दिया गया या क्या है। अगर अनाधिकृत है तो उस पर जरूर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। सर, पीडब्ल्यूडी के बगैर अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति की रजिस्ट्री भी कर दी गई है। देखिए, इसमें जो अधिकारी नियुक्त होते जो भी नियम होता है उसके तहत जो भी दस्तावेज मांग की जाती है, दस्तावेजों के आधार पे अपलोडिंग होता है। अपलोडिंग के आधार पे जो भी शुल्क देय होता है उसके आधार पे पंजीयन विभाग जो भी निश्चित करता है उस पर रजिस्ट्री की जाती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता कर आगामी बजट सत्र की तैयारियों सहित अन्य महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कोटा विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के सत्र में भागीदारी पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि कवासी लखमा आगामी सत्र में उपस्थित हो सकते हैं। वो सदन में बैठ सकते हैं, मतदान में भाग ले सकते हैं और अन्य सामान विधायी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्हें आने जाने के सामान्य की समय की जानकारी देते हुए अपना सक्रिय मोबाइल नंबर की जानकारी विधानसभा कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। वो अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे और प्रेस से किसी तरह की बातचीत भी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों पर सम्मान करते हुए जांच सहित मुकदमे की प्रक्रिया को प्रभावित न करने वाला कोई कृत्य नहीं कर सकेंगे। तेईस फरवरी 2026 को पूर्वांत 11:05 माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार दिनांक 25/2026 को चर्चा होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह बजट सत्र में जो वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे उनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, निधन का उल्लेख श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य। वित्तीय कार्य, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 26-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 पे करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती दिखाई देने लगी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालिक विकास की आधारशिला भी बनेगी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। दो 2027 के कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और माँ गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
अगली खबर हरिद्वार से, जहां पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर आगामी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय व्यापारियों, परिवहन कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझाव शामिल किए जा रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं मजबूत हों। अप्रैल से शुरू होने वाली ये यात्रा भारी भीड़ की संभावना है इसमें, इसलिए विशेष ट्रैफिक प्लान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार किए जा रहे हैं। धामी ने यह भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक निर्माण और व्यवस्थागत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। चार धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी बिल्कुल अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चार धाम यात्रा के लिए हम जब चार धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर रुड़की मार्ग पर ठिठोला गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें व्यापारी युवक शलभ वर्मा की मौत हो गई है। वहीं कार में सवार उनके चाचा और व्यापारी नेता अजय वर्मा सहित 4 अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अजय वर्मा अपने परिजनों के साथ रुड़की में एक विवाह समारोह में गए थे। देर रात वापसी के दौरान भतीजा शलभ गाड़ी चला रहा था। लंढौरा के पास स्पीड ब्रेकर पर कार अनियंत्रित होकर पलटी। घायल अजय वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता, शलभ की पत्नी मोहिनी और 2 छोटे बच्चों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। मामला पूरा यह है, ये शलभ हमारा भतीजा है और ये हम शादी में आए हुए थे रात और ये वापसी घर जा रहा था। लंडोरा के पास इसका एक्सीडेंट हुआ और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? गाड़ी में 2 बच्चे थे और 4 बड़े थे, बाकी सब जो है एडमिट हैं। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? ये लंडोरा के पास हुआ, स्पीड ब्रेकर पे हुआ है। स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी स्लिप होकर उधर चली गई दूसरी से गड्ढे में। तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा बड़े बने हुए थे? स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे और बड़े भी थे थोड़े। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खड़ीमा से, जहां उधम सिंह नगर जिले के खड़ीमा क्षेत्र में हुई वृद्ध महिला जानकी चंद की हत्या का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतका के भतीजे रवि चंद्र को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 18 फरवरी 2026 की देर रात देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में महिला का शव खून से लथपथ पाया गया। पुलिस ने फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य एकत्र किए। आसपास लगे 60-70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में रवि चंद ने बताया कि पैसों की जरूरत के चलते उसने 17 फरवरी की शाम खाना खाने के बाद मौका पाकर अपनी ताई के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने अलमारी से नकदी और सामान निकाल कर बाहर ताला लगाकर फरार हो गया। फरवरी को कोतवाली खटीमा में रात के समय में एक सूचना प्राप्त हुई 112 पर कि सितारगंज स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी के अंदर एक मकान में एक वृद्धा की डेड बॉडी खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पर खटीमा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँचे और उसमें FSL टीम को भी बुलाया गया था, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था और घटनास्थल का मुआयना किया गया और गहन पूछताछ भी वहाँ पर की गई। वहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंसेस भी हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए थे और CCTV फुटेजेस का एनालिसिस किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से, जहां निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के नोडियाल पर जानलेवा हमला बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने निदेशालय में हमला किया है। हमले के दौरान विधायक के साथ मौजूद थे उनके तमाम समर्थक। हमले को लेकर निदेशालय में हड़कंप की स्थिति बन गई। कर्मचारियों में दहशत देखने को मिली। अजय कुमार नोडियाल का कोरोनेशन अस्पताल में उपचार फिलहाल जारी है। राजधानी में सियासी भूचाल
इस घटना के बाद सामने आया सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। तो हमले को लेकर निदेशालय में हड़कंप की स्थिति बन गई, कर्मचारियों में दहशत व्याप्त है। विधायक के साथ मौजूद थे कई लोग। हमले से निदेशालय में हड़कंप, कर्मचारियों में दहशत व्याप्त। तो हमले के दौरान विधायक के साथ मौजूद थे उनके तमाम समर्थक। राजेश वर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अजय कुमार नोडियाल का कोरोनेशन अस्पताल में हालांकि इलाज चल रहा है, उनके ऊपर हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल मनोज, एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के कई सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ये ताजा मामला जो है वो देहरादून जो शिक्षा विभाग का है और इसमें जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के जो अजय कुमार नोडियाल है उनके ऊपर जानलेवा हमला जो है वो किया गया है। और इसमें जो मौजूदा वहाँ के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ और उनके साथ कई बड़ी संख्या में जो उनके जो कार्यकर्ता थे वो वहाँ निदेशालय में पहुंचे हैं और वहाँ पर इन्होंने जमकर के जो है वो जो अजय कुमार शिक्षा प्रारंभिक निदेशक है उनके साथ जो है अभद्रता की है, उनके साथ मारपीट जो है वो की है। तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है किस तरीके से उनके ऊपर जो है एक जानलेवा हमला जो जिसको कहा जा सकता है कि जिस तरीके का हमला जो है वो किया गया है। हालांकि जो नोडियाल है उनके माथे पर यानी कि सर पर जो है गंभीर चोट आई है, स्टिचिंग उनके माथे पे डॉक्टरों ने की है। हालांकि उनकी स्थिति सामान्य है लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर चोट जो है उनको लगी है। देखिए लगातार उनका उमेश शर्मा जो काऊ है भाजपा के जो विधायक है मौजूदा, उनकी मांग थी कि जो उनके क्षेत्र में एक विद्यालय है उसका नाम जो है वो बदला जाए। हालांकि इसको लेकर के पहले भी उनकी तरफ से एक पत्र जो है वो निदेशक को जो है वो दिया गया था। हालांकि उस पर कोई विभागीय तौर पे एक्टिविटी नहीं मिली और यही वजह थी कि आज बड़ी संख्या में जो उमेश शर्मा काऊ विधायक है उनके समर्थक जो है वो वहां पर पहुंचे और निदेशक के ऑफिस में पहुंच करके जम करके हंगामा जो है उन्होंने काटा। तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से कार्यकर्ता कुर्सी उठा करके और जो उनके मेज पर जो उनके सामान रखा होता उनसे जो है एक हमला किया गया। हालांकि वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे लेकिन संख्या कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की ज्यादा थी जिस पर जो है वो काबू पाने में असमर्थ रहे और बड़ी कहा जा सकता है कि उनके साथ और जो तीन से लेकर 4 जो और अधिकारी थे उनको भी गंभीर चोटें जो है वो आई है। लेकिन जो निदेशक है अजय नोडियाल उनको जो है गंभीर चोट आई है, उनके माथे पर जो है स्टिचिंग हुई है यानी कि उनका माथा जो है वो फटा है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बार फिर जो है कानून व्यवस्था जो है वो सवालों के घेरे में है कि इस तरीके से जो जनता के सेवक हैं, जो मान्य हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपने समर्थकों के साथ इस तरीके का
व्यवहार जो है एक अधिकारियों के साथ करते हैं, वो भी उच्च श्रेणी के जो अधिकारी है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक सामान्य बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना है वो आश्चर्यजनक है। और इस तरीके की घटना को लेकर के बड़ा आक्रोश जो है वो आम जनता के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी निदेशक का कहना है कि पुलिस कार्रवाई जो है वो करेंगे। पुलिस कार्रवाई जो है इस पर अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने विभाग में दोबारा वो काम करने के लिए जा रहे हैं निदेशक अजय ढोंगियाल। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है, कानून व्यवस्था को लेकर के जो जनप्रतिनिधि है वही जनता के साथ अगर कर्मचारियों के ऊपर हमला करेंगे तो ये गंभीर विषय है कि आगे कर्मचारी जो है वो इस तरीके से प्रदेश में काम कर पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल जो है वो मानव बनता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से राजेश वर्मा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ए के नौडियाल पर जानलेवा हमला बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के द्वारा किया गया। निदेशालय में इस दौरान हड़कंप मच गया। निदेशक को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर जानकारी सामने आ रही कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं अब सुर्खियां बन रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 62वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश की राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की तथा रक्तदाताओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री के 62वें जन्म दिवस के अवसर पर अल्फा ग्लोब फाउंडेशन रायपुर तथा शिवनाथ ब्लड सेंटर द्वारा 62 लोगों के रक्तदान की विशेष व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान महादान है और ये मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं, प्रसव एवं गंभीर बीमारियों के दौरान जब मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में रक्तदान मरीजों के जीवन में नई आशा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे या उनके परिजन निःशुल्क रक्त प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं से वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करने तथा सड़क यातायात नियमों का हर समय पालन करते हुए जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवबंद से खबर है, जहां रुड़की लौट रही कार सुबह मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में राणा स्टील के करीब अनियंत्रित होकर गंग नहर में समा गई। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मंगलौर पुलिस ने इस दौरान मौके पर पहुंचकर कार में सवार 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस तथा दोनों व्यक्तियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा है। गाड़ी को बाहर निकालने के बाद कोतवाली में लाया गया। मंगलौर सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि दोनों के शव मोर्चरी में भेज दिए गए हैं। दोनों मृतक रुड़की के रहने वाले हैं और ये मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रहे थे। गाड़ी जो मुजफ्फरनगर साइड से आ रही थी, तो वो नहर पटरी पे राणा जो स्टील मिल है उसके पास से टकरा के, और मतलब नहर पटरी से टकरा के रोड के किनारे जो है पलट गई थी वो। फिर लगभग 7:30 बजे 112 पे फिर किसी ने सूचना दी। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो उसमें गाड़ी में जो दोनों लोग थे उनकी हालत गंभीर थी और जब हॉस्पिटल में जाते जाते वो लोग एक्सपायर हो गए। और दोनों लोग जो है रुड़की के रहने वाले हैं और गाड़ी की भी मतलब हालत काफी खराब है और उसको उठा के जो है फिर टेक्निकल मुआयने के लिए थाने लाया। अगली खबर का रुख करेंगे। कासगंज दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के राज कोल्ड स्टोरेज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी माफी मांगो और भारत माता की जय के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार ने कहा कि एआई समिट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवसर है, जहां दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ भारत की प्रगति देखने आए हैं। प्रतिहार ने आरोप लगाया कि ऐसे समय में यूथ कांग्रेस द्वारा समिट के भीतर प्रदर्शन करना और भारत विरोधी नारे लगाना देश की छवि को धूमिल करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी और नवाचार का केंद्र बन रहा है, तब कांग्रेस देश के विकास और गौरव को स्वीकार नहीं कर पा रही। भाजयुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि जो भी संगठन या शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, युवा मोर्चा उनका सड़क से सदन तक पुरजोर विरोध करता रहेगा।
देखिए, हम लोगों ने देखा कि अभी भारत में दिल्ली में AI समिट कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें वैश्विक स्तर पे सभी देशों के प्रतिनिधिमंडल अपने भारत में आए हुए हैं, जो हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। लेकिन वहीं कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाते हुए उस कार्यक्रम में हमारे ही देश का नाम खराब करने का काम किया। उस कार्यक्रम में अमर्यादित, अब शोभनीय भाषा में जो नारेबाजी की, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का तो अपमान किया ही। अगली खबर कन्नौज से है, जहां समाज कल्याण मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जन्मांध दिव्यांग पिता पुत्र की दास्तां ने मानवता को शर्मसार कर दिया। ठठिया थाना क्षेत्र के उमरायपुरवा गांव निवासी पिता पुत्र ने मंत्री को बताया कि ईश्वरीय उपहार के तौर पर मिली अंधता ने जीवन दुश्वार कर रखा है। घर से बाहर निकलते ही अंधता को लेकर तानों का सामना करना पड़ता है, जबकि सुबह सुबह सामने पड़ जाने पर लोग अपशकुन मानकर पिटाई कर बैठते हैं। कई बार पिटाई के बाद शिकायत करने पर पहुंचने पर पुलिस भी कोई तवज्जो नहीं देती है, जिससे आरोपियों सहित सभी के हौसले बुलंद है और उन्होंने जीवन दुश्वार बना रखा है। उन्होंने बताया कि परिवार में एक अन्य युवक भी उन्हीं की तरह जन्मांध है। दिव्यांगता के अभिशाप स्वरूप अपमान और यातना बर्दाश्त करने का दौर समाप्त होने पर उन्होंने परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी। विशाल ये 100% ब्लाइंड है, हम 75% ब्लाइंड है, हमारे पापा भी ब्लाइंड है। बस हमारे पड़ोसी हैं पहलवान सिंह और उनके लड़के, हर साल 10 साल से हमें यही ब्लाइंड होने का नाजायज फायदा उठाते, बराबर मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। आए दिन मारपीट। आज सुबह 8 बजे हम खेत पे जा रहे थे, हमको रास्ते में गिरा के मारा। फिर हमारे पापा को घर पे बेड पे बिस्तर पे मारा है आके। उनकी पत्नियाँ हैं 5-6-7 और उनके लड़के 5-6-7 और वो पहलवान सिंह सवा के मारते पीटे। उनके दरवाजे के सामने होके ना निकले, हम ब्लाइंड हैं, उनको असगुन होता है देखते हैं हमको। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में UGC बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सवर्ण शक्ति संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में एकत्र हुए, जहां से रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। रैली का नेतृत्व संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि UGC बिल सवर्ण समाज को दबाने की मंशा से लाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रामलीला मैदान से शुरू हुआ जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जोरदार ढंग से रखा। इस दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। UGC का जो टोटल कानून है वो हम हिंदू समाज को बांटने का कानून मुझे लगता है। अगर हम उसमें कहें जो शिकायत का अधिकार है OBC को है, SC को है, ST को है, लेकिन सवर्ण समाज को कोई अधिकार नहीं। ये सीधे सीधे समाज का वर्गीकरण कर रहा है, एक को शोषित मान रहा है, एक को शोषणकर्ता मान रहा है। हमारा कहना है इसलिए कानून बाबू के शोषण और सामाजिक छात्र लोग मिलकर बैठना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, इसलिए जो है ये कानून की पहली धारा ये खत्म होती है। दूसरी धारा ये है कि शिकायत अगर करी जाएगी तो 24 घंटे में ऑनलाइन शिकायत होगी, उसको सजा मिल जाएगी। 15 घंटे के अंदर 15 दिन का उसका जाँच का प्रावधान है। लगातार पहले से भी स्वर्णों को बहुत दबाया गया है। आज जो है ये UGC कानून ला करके स्वर्णों को दबाया गया है और इसमें बच्चों को समानता का अधिकार भी छीना गया है। तो इसके लिए हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और इसके लिए हम लगातार विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे और हमारे बच्चों में। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।